मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट में पिछले 20 साल से 25 साल की अगर आप हिस्ट्री बनाएं तो एक एमटीएनएल की डायरेक्टरी बना सकते हैं जहां पे जिस प्रमोटर ने किस तरीके से निवेशक को बुद्धू बनाया। बिजनेसेस आप कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट है कि नहीं है। मैं कुछ भी प्रोडक्ट बनाता हूं, मैन्युफैक्चरिंग करता हूं कि लेकिन 3 साल 4 साल के बाद अगर मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है तो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग बिजनेस। भारत से भागे हुए भारतीय वहां पे जो भागे हुए हैं नौकरियों के लिए वो अल्टीमेटली इसी देश में वापस आएंगे और ये गोरे भी। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. दोस्तों 35 से 36 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में और मैं टीवी पे इस तरीके से आया कि एक दिन मेरे बेटे ने मुझे बोला कि टीवी के ऊपर हीरोइन के साथ फिल्मी ट्यून के ऊपर ढोल के ऊपर तू भी नाचना शुरू कर दे। मैंने कहा बेटा वो तो मैं कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग से रिलेटेड जो कंपनीज हैं जो लिस्टेड है बीएससी और एनएससी के ऊपर उसके ऊपर मैं कुछ अपना टॉक कर सकता हूँ, चाहे वो वॉक द टॉक हो क्या उसके ऊपर अगर किसी को अगर ज्ञान देना हो। तो वहाँ से मैंने अपनी यात्रा जितने भी ये जो बिजनेस चैनल थे किसी का नाम ला लेते हुए वो मैंने जितने भी बिजनेस चैनल थे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थे वो मैंने किए। और उसके बाद एक मेरा बड़ा एपिक शो था डी स्ट्रीट का डॉन, जिसका एक यूएसपी ये होता था कि मेरे को क्वेश्चंस कोई एडवांस में नहीं बताते थे। और जब ये शो शुरू किया था तो कुछ 5000 से 6000 कंपनीज थी जो लिस्टेड थी बीएससी और एनएससी के ऊपर। और उसका मॉडल प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा किया था कि मुझे कोई क्वेश्चन एडवांस में बताया नहीं जाएगा और मैं ये प्रोग्राम करूंगा और सारे उसके आंसर्स दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि इसका क्रेडिट श्रेय मुझे नहीं जाता है, दिस इज अ गॉड गिफ्ट टू मी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी जिनकी मैं आराधना करता हूँ उनकी कुछ कृपा मेरे ऊपर ऐसी रही है कि मैं किसी चीज़ को भूलता नहीं हूँ और जो पढ़ता हूँ वो मुझे बिल्कुल फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह बिल्कुल याद रहता है। तो छपे हुए इससे जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो आइडिया ये था प्रोड्यूसर का और जो ओनर्स थे कि शायद मैं यहाँ से क्विट कर जाऊँगा। तो मैंने कहा अगर मैं हार गया और यहाँ पे अगर मैं उसके जवाब नहीं दे पाया तो बाल वैसे मेरे सर पे बहुत शुरू से ही कम थे और फोरहेड मेरा माथा बहुत बड़ा था। तो मैंने कहा लेकिन उसको उड़वाऊंगा नहीं, अपने बालों को नहीं उड़वाऊंगा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक वो है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि 550 एपिसोड किए और 5:30 बजे लाइव शो जाता था और उनको लगता था कि बहुत जल्दी ये लड़का यहाँ से बाहर हो जाएगा, लेकिन आई वॉज द विनर। तो इसके लिए मैं श्रेय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को देता हूँ एंड दैट इज हाउ द प्रोग्राम वॉज अ बिग सक्सेस। उसके बाद कुछ और भी कार्यक्रम किए, पासवर्ड श्रीमंती सा उसके साथ यही बिल्कुल फॉर्मेट था। और यहां से मैं चाहता था कि इस बाजार में काफी इन्वेस्टर्स को उल्लू बनाया जाता है, किसी को राइट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है अगर वो सही मिले तो हिंदुस्तान का निवेशक इस बाजार से पैसे कमा के जा सकता है। तो ये मेरा एक ये था जिसके लिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किए और ये बड़ा सक्सेसफुल रहा। सर, आपके पास 37 सालों का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है। आजकल इंडिया में बिजनेस और स्टार्टअप का कल्चर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में नए इन्वेस्टर्स जो कि प्राइवेट इक्विटी की तरफ रुख कर रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि प्राइवेट इक्विटी के ऊपर। देखो ऐसा है, हर निवेशक को कहूंगा प्राइवेट इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से आया। अब ऐसा होता है कि आप कंपनी को शुरू करते हैं तो किसी को विरासत में कोई ऐसे पैसे नहीं मिलते हैं कि सबके पिताजी के पास कोई तेल का कुआं है अगवाड़े और पिछवाड़े में। तो यहां पे जब आप कंपनी शुरू करते हैं और अगर आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक सबसे पहले बोलेगा भैया पहले दिन से जिस दिन आपने पैसे लिए उसका इंटरेस्ट का मीटर शुरू हो जाएगा। तो कैरिंग कॉस्ट जब आपकी बड़ी हेवी हो जाती है तो कोई बिजनेस चलता नहीं है। और मैं बताऊं वर्ल्ड के बिगेस्ट ब्रांड्स जब इंडिया में आए, पेप्सी और कोको कोला, ये सबको पता था कि उन्होंने प्रॉफिट करना है, ऑलिगोपॉली में खेलेंगे, सबका 50-50 मार्केट शेयर होगा। लेकिन जब आप किसी देश में जाते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं तो आप पहले दिन से प्रॉफिट नहीं बनाते हैं। मैकडोनल्ड्स ने भी पहले दिन प्रॉफिट नहीं बनाया क्योंकि अमेरिकन टेस्ट के थे वो बर्गर्स, उनको भी अपना टेस्ट चेंज करना पड़ा। दे हैड आल्सो टू इंडियनाइज, उनको भी इंडियन स्पाइसेस को यूज करना पड़ा। तो ये सारा जो ये इनका तरीका चला इसमें बरसों निकल जाते हैं, 6-7 साल। तो यहां पे पॉकेट्स बड़े डीप होने चाहिए सस्टेन करने के लिए। तो प्राइवेट इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट आपने पूछा ये इसके लिए है कि अगर आपके पास कुछ अच्छा प्रोडक्ट है तो इसके लिए ये प्राइवेट इक्विटी उस प्रोडक्ट को इन्वेस्ट करेंगे। पुराने जमाने में दोस्तों ये बताया जाता था कि लैंड लेबर कैपिटल अगर आपके पास है तो आप उद्योगपति बन गए, आप कैपिटलिस्टपति बन गए। लेकिन ऐसा नहीं है। लैंड लेबर कैपिटल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इनोवेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अगर आपके प्रोडक्ट में इनोवेशन है और मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं, तो वहां पे ये प्राइवेट इक्विटी आता है, मुझे पैसे देता है और कहता है उस पैसे की जगह पे आपने मुझे इंटरेस्ट नहीं देना, ना कोई डिविडेंड देना है, आप मुझे इक्विटी दे दो उस कंपनी की। इक्विटी देने के बाद फिर वो ये कहता है कि इसकी ग्रोथ करो, टू फास्ट ग्रोथ इन टू शॉर्ट टाइम। इसके साथ ये बाकी की करोलरीज भी इसके साथ बड़ी जुड़ी हुई है दोस्तों। प्राइवेट इक्विटी उस कंपनी में अपने लोगों को उस बोर्ड में रखता है और आपको मेंटल प्रेशर देता है कि आप इसकी पैन इंडिया बेसिस के ऊपर टू फास्ट ग्रोथ करो। और जब किसी कंपनी की टू फास्ट ग्रोथ होगी टू शॉर्ट टाइम में, तो यहां पे हमेशा गई भैंस पानी में। तो यहां पे आपके या तो लॉसेस होंगे या तो कंपनी फट होगी। तो कोई भी चीज सिस्टमैटिक नहीं होती है। तो आइडिया ये होता है। तो और प्राइवेट इक्विटी का भी कॉन्सेप्ट ये है कि मैं 10 कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, 8 कंपनीज में मैंने पैसा लगाया, वो तो फट हो गया, वो लॉस हो गया। लेकिन अगर 2 कंपनीज भी अगर प्रॉफिटेबल हो गई, तो जो 8 कंपनीज में मेरा जो पैसा डूबा है, दैट विल कवर अप माय लॉसेस व्हिच आई हैव इन्वेस्टेड इन दीस 8 कंपनीज। ये 2 कंपनी मुझे प्रॉफिट देके जाएंगी। दूसरा प्रोबेबिलिटी ये भी है कि आपने 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया और 10 कंपनीज डूब गई, तो वहां पे फिर ये होगा कि प्राइवेट इक्विटी भी डूब गई। तो यहां पे जैसे मैं बताऊं, जैसे आपने ये सवाल पूछा, ये एक इक्विटी मार्केट से भी बड़ा रिलेटेड है। इक्विटी मार्केट्स में भी जब कंपनीज आईपीओ लेके आती हैं और शेयर को जब लिस्टिंग करती हैं, तो एमटीएनएल को तो खैर अब लोग भूल गए, महानगर टेलीफोन निगम, जिनके वो डब्बे फोन होते थे, उसके बाद फिर पुश बटन वाले आए, उनकी डायरेक्टरी होती थी। जब आप देखते थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसी का नंबर ढूंढना हो, मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट में पिछले 20 साल से 25 साल की अगर आप हिस्ट्री बताएं, तो एक एमटीएनएल की डायरेक्टरी बना सकते हैं, जहां पे जिस प्रमोटर ने किस तरीके से निवेशक को बुद्धू बनाया, कंपनी लिस्ट की, बैंकों को बुद्धू बनाया, क्योंकि उस जमाने में बैंक्रप्सी कोड नहीं आया था। हर कैपिटलिस्ट ये सोचता था कि ही हैज टू टेक द बैंक्स फॉर अ राइड। उस जमाने में प्राइवेट बैंक्स तो थे नहीं, सारे अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। तो हर एक उद्योगपति का एक ये आइडिया होता था कि मैंने आईपीओ लाना है, बैंकों को मैंने चूना लगाना है, इन्वेस्टर्स को मैंने चूना लगाना है, और उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत दिन तक चला नहीं। ये कॉन्सेप्ट चेंज करने वाले जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, और वो है धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने जब रिलायंस की स्थापना की और उसके बाद जब वो आईपीओ लेके आए, उनका ये था कि आई हैव टू गिव द मैक्सिमम बेनिफिट टू द इन्वेस्टर ऑफ दिस कंट्री। और जब आप उनकी कथाएं को और लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं, तो लोग बोलता है कि मैंने ऑटो खरीदी, मैंने अपनी बेटी की शादी की, मेरा बेटा इंजीनियर बना। तो उनका आइडिया ये था कि आईपीओ लेके आओ, लेकिन यू हैव टू गिव रिच डिविडेंड्स टू द इन्वेस्टर। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये चेंज हुआ। तो वो जो एमटीएनएल की डायरेक्टरी बनी, वो एक वन फेज था। तो उसी तरीके से जैसे आपने ये प्राइवेट इक्विटी का पूछा, प्राइवेट इक्विटी में भी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के हैं, और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बंद भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, बिजनेसेस आर मेंट टू गो फट। कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है, रामायण की तरह कोई रामायण नहीं है ये महाभारत, कि आपने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस आपका सक्सेस हो गया। बिजनेसेस आर मेंट टू गो फट, ये पहला प्रिंसिपल है बिजनेस का। तो बिजनेसेस आपके नेचुरली फट हो जाते हैं। दूसरा यह है कि आपको बुद्धू बनाना है बैंकों को, आपने बुद्धू बनाना है शेयर होल्डर्स को। लेकिन दोस्तों, एक चीज याद रखिए, अगर आपने उसको बुद्धू बना दिया, तो नेक्स्ट टाइम आप मार्केट में आईपीओ लेके नहीं आ सकते। बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं, हमारे मिस्टर विजय माल्या का। अब इनकी कंपनी थी, इनको विरासत में कंपनी मिली विट्ठल मल्ल्या से, जो इनके पिताजी थे। अब इनके पास एक कंपनी थी डिपीज, इनके पास कंपनी थी किसान, इनके पास कंपनी थी मैकडॉनल्ड्स, जो दारू बनाती थी मोलासेस रूट से, बियर भी बनती थी। तो इन्होंने सबसे पहले कहा, जब पूरी विरासत में कंट्रोल आया कंपनी का, इन्होंने डिपीज को बेचा, इन्होंने किसान को बेचा, किसान को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लिया। आज किसान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, आज कंपटीशन में चलता है मैगी के साथ। तो फिर ये क्यों नहीं चला पाए? उसके बाद फिर एक दिन उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इंजीनियरिंग में जाऊं। तो उन्होंने बेस्टन क्रॉम्पटन को खरीदा, एक्वायर किया। उस कंपनी को वो लेने के बाद, एक्वायर करने के बाद, उसको चला नहीं पाए, उसको ओरिएंटेशन में नहीं ले पाए, प्रॉफिटेबल नहीं बना पाए। दोस्तों, एक चीज याद रखिए, जब आप प्राइवेट इक्विटी का भी पैसा लेते हैं, पैसा मिलता है, जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा, बिजनेसेस आप कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट है कि नहीं है। मैं कुछ भी प्रोडक्ट बनाता हूं, मैन्युफैक्चरिंग करता हूं कि, लेकिन 3 साल 4 साल के बाद अगर मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग बिजनेस? तो ऐसे ही मल्ल्या जी का ये था कि इन्होंने बेस्टन क्रॉम्पटन को लिया,
फिर उन्होंने कहा यार हिंदुस्तान में कैटरैक्ट के केसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, तो क्यों ना मैं आईओएल्स को बनाऊं जिसको हम इंट्राऑक्यूलर लेंसेज बोलते हैं जो कैटरैक्ट में डलते हैं। बेस्ट फार्मेसिया जैसी कंपनी को बोला हम आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, वो भी प्रोजेक्ट आपका हुआ नहीं। मुझे याद है साउथ एक्सटेंशन में इन्होंने एक प्रोजेक्ट खोला था जहां पे ये पिज्जा बेचते थे साउथ एक्सटेंशन की मार्केट में, और लड़कियां आती थी काला स्कर्ट और व्हाइट शर्ट पहन के और ऑर्डर लेती थी। सारे यंग गर्ल्स सारे यंग बॉयज जाते थे, तब मैं भी जवान था, मैं भी जाता था पिज्जा खाने के लिए, लेकिन वो आपके पास एक ही आउटलेट था दोस्तों। यू नेवर हैड एन आउटलेट ऑन पैन इंडिया बेसिस। पैन इंडिया बेसिस के ऊपर बनाने के लिए जैसे मैंने कहा पॉकेट्स हैव टू बी डीप। अनदर एग्जांपल है डेक्कन। गोपीनाथ ने जब एविएशन कंपनी को शुरू किया तो शुरू तो कर दिया, लेकिन पॉकेट्स वर नॉट डीप। अल्टीमेटली उनका जो इसका जो फ्रेट का जो डिवीजन था वो हैंडल नहीं कर पाए। अल्टीमेटली दैट वाज बॉट ओवर बाय हिंदुजास, और अल्टीमेटली पॉकेट्स डीप नहीं थे तो कंपनी बंद भी हो गई। तो मल्ल्या जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो बेसिक कंसंट्रेशन कैलेंडर में चला गया। अब मेरे प्रोग्राम के जो दोस्त हैं सामने ही मेरे बैठे हैं और इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, रोहतक का पुत्र है, वो भी इस कैलेंडर को बड़ा एडमायर करते थे और देखते थे। तो भाई साहब ऐसा है कि कोर कॉम्पिटेंस आपका है नहीं और आप उसके बाद साइड में चले जाते हैं, तो फिर तो जानिए भैंस तो पानी उसमें जाएगी, गई भैंस पानी में। एंड दिस इज एग्जैक्टली द बिजनेस ऑफ विजय मल्ल्या टोटली वेंट फट, दैट यू टुक ओवर दीज कंपनीज। एंड उस जमाने में यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, अगर आपने एविएशन खोला लेकिन एविएशन में आप प्रॉफिट नहीं बना पाए, ऑन द कॉन्ट्ररी आपके कॉम्पिटिटर इंटरग्लोब आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स। टाटाज ने एयर इंडिया को खरीदा एट अ वॉपिंग प्राइस ऑफ 16,000 करोड़ अलॉन्ग विद विस्तारा एंड एयर एशिया। वो एक अदर कंट्रोवर्सी है एयर एशिया की, लेकिन लुक एट इट, टुडे दे हैव अ वेरी गुड मार्केट शेयर। तो यहां पे सवाल उठता है कि आप कौन से एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। गाड़ी भी अगर आप खरीदते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदते हैं, फ्यूल एफिशिएंट होनी चाहिए। आपके पास रूट्स कौन से हैं, प्रॉफिटेबल रूट्स के ऊपर आप चलते हैं कि नहीं चलते, कितने टाइम में आप उसको टर्न अराउंड करते हैं कि गाड़ी आपकी फ्लाइट एक जगह पे एयरपोर्ट पे लैंड हुई, उसके बाद फिर आप सेकंड डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। टर्निंग अराउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बिजनेस को देखते हुए। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो फिर अल्टीमेटली वो लॉस पे चला जाता है, एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी वेंट इनटू लॉसेस। जब से इलेक्शंस शुरू हुए हैं या उसके पहले भी पीएसयू सेक्टर का लोगो ने अलग ही क्रेज बनाकर रखा हुआ है, इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि पीएसयूज का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर बेसिकली कंपनीज व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और यहां पे मैं ये कहूंगा कि 250 के आसपास हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जिसमें एक जमाने में 50 सिर्फ प्रॉफिटेबल थी, 200 लॉस मेकिंग थी। रेलवेज को ही अगर आप देख लीजिए, इंडिपेंडेंट उसका बजट होता था, लेकिन मैं हमेशा रेलवेज के ऊपर बोलता था कि रेलवे स्टॉक्स को मत खरीदो, बिकॉज अगर आप कोचेस बना रहे हैं, अगर आप वैगन्स बना रहे हैं और सप्लाई अगर आप करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, तो बायर तो सिंगल बायर है खाली रेलवेज, तो आप कैसे उसको सस्टेन कर सकते हैं, कितनी ऑर्डर मिल जाएंगी आपको। लेकिन यहां पे ये टोटल इक्वेशन जिस करंट गवर्नमेंट ने चेंज की, उन्होंने कहा कि अगर आप 450 वंदे भारत अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं, इंप्लीमेंटेशन इज डन वेरी सक्सेसफुली और बड़ा अच्छे तरीके से होता है, तो दैट मींस कंपनीज जो ये वैगन्स को, कोचेस को बनाती है, व्हाट अ ट्रिमेंडस डिमांड ये जो आई है ये इन 5 सालों में, बिकॉज ऑफ द हाई स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट। और इसकी वजह से टुडे द ग्रेटर इन्वेस्टमेंट आज जो मैं देख रहा हूं वो प्राइवेट नहीं है, वो आज पब्लिक सेक्टर्स की है। बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। 1975 में दोस्तों एनटीपीसी की स्थापना हुई, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक फंडेड इट। सारे पावर प्रोजेक्ट्स आपके कोल पिट्स के ऊपर आए, जहां पे वेदर इट वाज तालचर, सिंगरौली, फरक्का, जहां पे भी कोल पिट्स थे। आज मेरे को बताइए कौन एनटीपीसी को क्रिएट कर सकता है? व्हेन यू हैव अ कैपेसिटी ऑफ 70,000 मेगावाट आज आपकी ये है। 5 करोड़ भी अगर आप उसकी अगर केपेक्स लेके चलते हैं तो 3,50,000 करोड़ आज सरकार का लगा है। कौन से प्राइवेट बिजनेसमैन के पास 3,50,000 करोड़ आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए? कोई भी बैंक कंसोर्टियम में जब लोन देगा उसको बोलेगा 30% कंट्रीब्यूशन आपकी होनी चाहिए। किसी बिजनेसमैन के पास आज की डेट पे 1 लाख करोड़ नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि टोटल इक्वेशंस हैव चेंज्ड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आज हम बाजार में जाते हैं, राफेल्स को जाते हैं और हम बोलते हैं यार हमारे को, वी आर द बिगेस्ट बायर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स टुडे। और एक बात बता दूं दोस्तों, 16वीं शताब्दी में 16th, 17th, 18th सेंचुरी we were the biggest powers in the world, we and China, because we created the maximum GDP. हमारी contribution world में almost 50% थी, 25% GDP coming in from India,
जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, और इसको चाइना को। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी फिर हमारी गिरावट हुई, और 1950 तक, 45 तक तो मैं कहूंगा, 45 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई, तब तक तो अमेरिका को दोस्तों कोई पूछता भी नहीं था। अमेरिका तो कहीं पे भी नहीं था, और मैं समझता हूं आज भी कहीं पे भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक ही वजह है कि डॉलर को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और दो ही वजह से डॉलर खाली पावरफुल है, बिकॉज आई एम अ बिग इकोनॉमिक पावर एंड आई एम अ बिग मिलिट्री पावर। वो कहते हैं ना यार, वो भी दिन खत्म हो जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं है दैट टुडे ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और हम आने वाले समय में तीसरे पे आ जाएंगे। और शायद मैं ना रहूं ये दिन देखने के लिए, लेकिन जो यंग टर्क्स हैं, जिनको मैं कहता हूं भ भारत से भागे हुए भारतीय, वहां पे जो भागे हुए हैं नौकरियों के लिए, वो अल्टीमेटली इसी देश में वापस आएंगे, और ये गोरे भी, वहां पे उनको कोई नौकरियां नहीं मिलने वाली। एक बात बता दूं, यूरोप की तो हालत बिल्कुल ही खराब है। यूरोप इज इनटू डॉलरम्स। अमेरिका तो वैसी हालत खराब है। अमेरिका के जो करंट प्रेसिडेंट है बड़े भुलक्कड़ है, उनको तो कुछ याद ही नहीं रहता है। और मेरा कहना है कि ये सारी चीजों को देखते हुए एक जो पैराडाइम शिफ्ट जो होगा, अल्टीमेटली परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर आज हम 5th हैं, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, सिर्फ समय की बात है। एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमारे पास आज आईआईटीज की कमी नहीं है दोस्तों। अब 25 के आसपास हमारे पास आईआईटीज हो गई हैं, 25 के आसपास हमारे पास आईआईएम्स हैं, विश्वेश्वर हमारे एनआईटी कॉलेजेस भी हैं, हमारे पास ये भी हैं, फैशन टेक्नोलॉजी की है, कौन सी इंस्टीट्यूट नहीं है जो हमारे पास एट पार है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों, हमारे पास वोकेशनल इंजीनियर्स की कमी है। अगर चाइना में अगर आप जाएं वोकेशनल इंजीनियर्स को लेने के लिए, तो दोस्तों मैं 3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर 3 इतने वोकेशनल इंजीनियर्स को वहां खड़ा करके वो फुटबॉल फील्ड को खत्म फिलअप कर सकता हूं। लेकिन इंडिया में अभी वो स्टार्ट हुआ है, जहां पे इस गवर्नमेंट का जो बेसिक कंसंट्रेशन है स्किल डेवलपमेंट, वो आने में, उस लेवल पे आने पे अभी और कुछ थोड़ा सा समय लगेगा। और मैं समझता हूं कि पॉवर्टी भी जो है सारी चीजें, एंड आई थिंक दिस बजट ऑल्सो विच हैज बीन फ्रेम्ड दिस ईयर बहुत बढ़िया किया है। गवर्नमेंट ने अपना रोल कर दिया है। यू हैव पुट अप, कितने एयरपोर्ट्स आपने बनाए, 150 एयरपोर्ट, इतने वंदे भारत। कभी सोचा था किसी ने 150 एयरपोर्ट्स बनेंगे? अब आप एक चीज देखिए, मैं कहता हूं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन तो खत्म हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन तो एक सेरेमोनियल पोस्ट रह गई है, जिसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट एविएशन में है नहीं। एयर इंडिया तो आपने बेच दी। नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी सिर्फ छोटे छोटे एयरपोर्ट्स का निर्माण करेगा, बड़े एयरपोर्ट्स तो फिर आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। तो यहां पे मैं कहूंगा दिस इज एक पैराडाइम शिफ्ट है। बहुत बढ़िया दिन आएंगे, और सारे भागे हुए भारतीय सब इधर आएंगे, और गोरे भी इधर ही आएंगे नौकरी करने के लिए। कोई ऐसा बिजनेस या बिजनेसमैन जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो, और क्यों? दोस्तों, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और जब आप एमआरएफ का शेयर 1 लाख और 1 लाख से ऊपर का जब आप ये करते हैं, तो यहां पे आपको बड़ी सुन के हैरानगी होगी। कंपनी वॉज प्रमोटेड बाय अ पर्सन कॉल मापिल्ले, जिन्होंने अपने जिंदगी की शुरुआत गुब्बारों से की। अपने मुंह से गुब्बारे फुलाते थे और मरीना बीच पे बेचते थे। उसके बाद फिर गुब्बारों का मैन्युफैक्चरिंग किया, एंड दैट कंपनी वाज नोन एज मद्रास रबर प्रोडक्ट्स। फिर कुछ उन्होंने रबर प्रोडक्ट्स बनाए, और उसके बाद फिर वो एविएशन इसमें ऑटोमोटिव टायर बिजनेस में आए। ऑटोमोटिव टायर बिजनेस में, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इस उद्योगपति को मैं बड़ा एडमायर करता हूं मापिल्ले को, कि कोई भी बिजनेसमैन कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है एक बिजनेस में। वो कहता है मुझे और भी बिजनेसेस खोलने, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, बीवियां हैं, मेरे दामाद हैं। लेकिन दिस मैन कंसंट्रेटेड ओनली ऑन वन कंपनी विच इज एमआरएफ, विच इज इनटू ऑटोमोटिव टायर्स। और ऑटोमोटिव टायर्स में टुडे दे आर इन कंपटीशन विद वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड, वेदर इट इज मिशलिन, वेदर इट इज ब्रिजस्टोन, or whether it is Goodyear or anybody. And that is the best part which I love about this man. दूसरी कंपनीज से तो बड़ा ओशन है, लेकिन दूसरी कंपनी जिसको मैं बड़ा एडमायर करता हूं, हरप्रसाद नंदा मैं बड़ा एडमायर करता हूं, जिन्होंने फरीदाबाद में जब लाहौर से पार्टीशन में आए 5,000 रुपए लेके, एंड रेस्ट एवरीथिंग वाज अ हिस्ट्री। ही सेट अप फरीदाबाद को उन्होंने बेसिकली एस्टैब्लिश किया, एंड ओवर द नंबर ऑफ इयर्स उनके कुछ कंपनीज थी गोएड से, वो बाद में बिकी। It was taken over, I think, by Federal Mughal. लेकिन वो he was one of the biggest manufacturers of tractors. But दोस्तों, tractors is a fragmented business which you cannot have on a pan-India basis. But they were one of the big companies in the engineering sector. हाल ही में देखिए, एक चीज याद रखिए दोस्तों, कि कोई भी कंपनी सदा के लिए नहीं होती है,
और कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि मेरे को ये कंपनी बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन को भी चलानी है। उनके बेटे ने ये डिसाइड किया कि आई हैव टू सेल दिस कंपनी एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन। उन्होंने स्काउट किया, अल्टीमेटली स्काउटेड अ पार्टनर। ही सेड दैट वाज अ जापानीज कंपनी व्हिच वाज कोबूटा। कोबूटा ने बड़ी अच्छी प्राइस दी एंड टुडे यू आर लुकिंग एट अ फैंटास्टिक वैल्यूएशन आई थिंक ऑफ 3000 रुपीस पर शेयर फॉर एस्कॉर्ट्स। एंड आई हैव अ ट्रिमेंडस एडमिरेशन फॉर दिस मैन हरप्रसाद नंदा। And let me tell you one more thing, he was the first man to start with retailing business in India। उस जमाने में FIP भी नहीं होता था। नैन्स कंपनी को इंडिया में लाए थे, साउथ एक्सटेंशन में एक इन्होंने आउटलेट खोला था which was known as नैन्स इंडिया, और बदरपुर इंडस्ट्रियल स्टेट में उनका कुछ बैक ऑफिस होता था जहां पे स्टोरेज वोरेज करते थे। इट्स अ अमेजिंग स्टोरी ऑफ दिस मैन। निखिल नंदा को भी मैं एडमायर करता हूं क्योंकि आई वाज अ बिग फैन ऑफ शम्मी कपूर एंड ही लुक्स लाइक शम्मी कपूर। एनीवे दैट्स ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ लुकिंग एट इट। सेकंड कंपनी दोस्तों, आज मैं ऑफिस में बैठा था तो एवीपी कंपनी है जिनका मैं समझता हूं कि प्रसन्ना करके एक उनके प्रमोटर हैं और उनके पास बड़े अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। शायद मैं उनसे बहुत जल्दी मिलूंगा, मुझे ऐसे लोगों से मिलने में बड़ा रुचि रहती है एंड आई हैव अ वेरी कीन इंटरेस्ट टू मीट हिम। ही इज फंक्शनिंग एंड ही इज बेसिकली इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इनको मैं समझता हूं कि जब उनके साथ भेंट होगी तो जो भी मेरा उनके साथ जो डिस्कशन हुआ आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय इट। थर्ड कंपनी जो मैंने दोस्तों देखी जहां पे कंपनी मेक्स मैकेनिकल सील्स, बिकॉज एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोसेस इंडस्ट्री में आपको मैकेनिकल सील्स लगती हैं। तो देयर इज अ मैन इन फैक्ट हु ब्रॉट दिस कंपनी एंड द एमएसएमई लेवल, बीएससी के एमएसएमई प्लेटफॉर्म को उसको लिस्ट किया एंड द प्रमोटर इज उमर बलवा, अ वेरी हैंडसम लुकिंग गाय, हैपेंस टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। दोस्तों यहां पे एक और कंपनी जो मुझे अब याद आई है व्हिच वाज आल्सो वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ राकेश झुनझुनवाला एंड दैट वाज टाइटन। आप कहोगे तांबे टाइटन में क्या है, घड़ी तो बनाते हैं, सिर्फ यहीं पे तो लगा रहे हैं रिस्क के ऊपर। दोस्तों आई वाज अ बिग फैन ऑफ जेआरडी टाटा एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ रतन टाटा। मुझे याद है इस कंपनी का फ्रांस गए थे कोलैबोरेशन करने के लिए फॉर मूवमेंट टेक्नोलॉजी। नाउ मूवमेंट टेक्नोलॉजी इज अ वेरी स्मॉल थिंग व्हेन यू आर मेकिंग अ रिस्ट वॉच एंड रतन जेआरडी टाटा जैसी एक महान व्यक्ति फ्रांस जाते हैं और फ्रांसी वॉच के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन करते हैं। तो मैंने कहा यार क्या बात थी। एंड ऑफ कोर्स आई मीन the great man, I salute him. He had a great affinity for French culture. तो वो वहां पे गए थे, टाइटन बना, टाइटन ने रूल किया। उस जमाने में सिर्फ एचएमटी बनता था और दोस्तों ये कहूंगा कि बीइंग अ पब्लिक सेक्टर ऐसा नहीं है, एचएमटी भी बहुत बढ़िया घड़ियां बनाती थी लेकिन बीइंग अ पब्लिक सेक्टर मार्केटिंग बराबर नहीं कर पाई। तो यहां पे टाइटन ने बड़ा अच्छा काम किया और लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि हम एक ही सेगमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन लोगों की टेस्ट बदल गई है यंग टर्क्स की। अब वो ज्यादा रिस्ट वॉचेस खरीदते नहीं है तो फिर कैसे सस्टेन करें इस बिजनेस मॉडल को। आईवेयर में चले गए, आईवेयर इज ऑल्सो अ बिग बिजनेस। उसके बाद देन दे वेंट इनटू ज्वेलरी, तनिष्क। सो दैट इज हाउ इन फैक्ट दिस कंपनी वाज स्पॉटेड बाय दिस मैन व्हिच वाज राकेश झुनझुनवाला एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज व्हिच इज टाइटन इंडस्ट्रीज फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटाज। एंड लेट मी टेल यू, इसमें खूब बहुत सारे लोगों को पता नहीं है टाटाज के उसमें पार्टनर कौन थे। पार्टनर था टिडको, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दोस्तों यहां पे भी स्टोरी आती है गवर्नमेंट की। ये जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये परमानेंट पार्टनर्स नहीं होते हैं। आइडिया इनका ये होता है कि प्रमोट करो प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल लाओ, उसमें से अपना प्रॉफिट निकालो और न्यू प्रोजेक्ट्स में फिर इन्वेस्ट करो। यू कैन नॉट स्टिक ओनली टू वन प्रोजेक्ट। सो आई थिंक दिस वाज वन कंपनी इन फैक्ट व्हिच आई लॉस्ट। तो यहाँ पे ये मैंने उसको ऐड किया। आजकल बड़े बड़े इन्वेस्टर, एनालिस्ट और बिजनेसमैन कह रहे हैं इन्वेस्ट इन इंडिया। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से सेबी अपनी रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टर एजुकेशन को लेकर एक्टिव रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब जाते जाते क्योंकि समय की पाबंदी है तो मैं कहूंगा कि ये तो एक बड़ा ओशन है, वास्ट ओशन, एंड आई वुड से दैट द बाउंडलेस ओशन स्टिल रिमेन्स अनडिस्कवर्ड। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि कौन सी कंपनियां, आप एक चीज मान के चलिए सबसे आगे हम हिंदुस्तानी रहेंगे एंड इंडिया इज गोइंग टू डू द बेस्ट। तो यहाँ पे मार्केट्स आर गोइंग टू डू वेल। The government, in fact, which gets back to power again, and I'm seeing that this market is going to do fantastic, और ये प्राइमरी मार्केट बहुत अच्छा करेगा और आपको यही करना है कि आपको सट्टा नहीं खेलना है। और यहां पे मैं क्रेडिट देता हूं सेबी को। जब सेबी की फॉर्मूले जब स्थापना हुई तो फर्स्ट पेट्रोलियम सेक्रेटरी हु वाज रामकृष्णन was a dynamic personality, became the chairperson of SEBI, and I think the current lady, जो लेडी है बूझ करके, मेरे को उनका पूरा नाम दो अब याद नहीं, बट शी इज ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब। आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट दिस लेडी ऑल्सो फॉर डूइंग अ गुड जॉब। तो यहां पे मैं कहूंगा कि ये जो यात्रा आप लोगों की है, इस कार्यक्रम को, जो मेरे कार्यक्रम सोशल मीडिया पे, इसको देखिए एंड सो दैट इन फैक्ट यू गेट एजुकेटेड। लॉस मत करिए
और हर एक इन्वेस्टर को यह कहूंगा, सट्टा मत करिए, डू ओनली इन्वेस्टमेंट्स जैसे बाकी के वर्ल्ड के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, जॉर्ज सोरोस और ये बाकी के, उनकी तरह इन्वेस्टमेंट करिए, सट्टा मत करिए। थैंक यू।